हेलो गाइस, जिस तरीके से बात की गई थी कि प्लासी टू पार्टीशन की जो सीरीज़ है वो स्टार्ट करी जाएगी, तो आज से चैप्टर 1 का फर्स्ट यूनिट हम स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर 1 में बेसिकली 3 यूनिट हैं, जिसका फर्स्ट यूनिट हम लेने वाले हैं डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर। इसमें जो बी.डी. चंद्रोपाध्याय हैं वो डिफरेंट थ्योरीज़ देते हैं कि किस तरीके से जो मुगल एम्पायर है वो डिक्लाइन हुआ। बेसिकली जो मुग़ल डिक्लाइन की वो बहुत सारी थ्योरीज़ फेमस हैं और इसमें बी.डी. चंद्रोपाध्याय करीबन सभी थ्योरीज़ को कवर करने की कोशिश करते हैं और शुरू से थोड़ा डिटेल में हम देखने की कोशिश करेंगे और क्लास में डिस्कस करेंगे कौन कौन सी थ्योरीज़ हैं। वो बेसिकली वो 3 थ्योरीज़ बताते हैं, पर्सनालिटी क्राइसिस के बेस्ड पर, एडमिनिस्ट्रेटिव क्राइसिस के बेस पर, और जिस तरीके से जो न्यू हिस्टोरियंस हैं बात करते हैं कि हमें सेंट्रिक व्यू से हटकर जो रीजनल पावर्स राइज हो रही थी उन पर थोड़ा फोकस करना चाहिए। तो थर्ड थ्योरी वो उसके बारे में बताते हैं। तो आज हम डिटेल में तीनों थ्योरीज़ को देखेंगे, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सो आज का चैप्टर और सीरीज़ स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जिस तरीके से आप सभी को पता होगा कि मुग़ल एम्पायर की जो फाउंडेशन है वो बाबर ने रखी 1526 में इब्राहिम लोदी के साथ बैटल ऑफ पानीपत हुआ था। देखिए, जब भी आप किसी पॉइंट को पढ़ें तो कोशिश किया करें कि उसकी पॉइंट के डॉट्स को कनेक्ट करें और उससे पॉइंट से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसे कनेक्ट करने की कोशिश करें। जैसे कि जो चैप्टर में अगर सिर्फ ये बात लिखी हुई है कि जो मुग़ल साम्राज्य की स्थापना है वो बाबर ने करी 1526 में, तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि उससे रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं उस पॉइंट्स को भी कवर करने की कोशिश की जाए। जैसे कि अगर मुग़ल एम्पायर की जो स्थापना है वो बाबर ने 1526 में करी, तो कब करी थी, किस युद्ध के बिहाफ पर ये स्थापना हुई थी? बैटल ऑफ पानीपत जब ये हुआ। और बैटल ऑफ पानीपत किसके बीच में हुआ था? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। तो ये जब कनेक्शन आपका बनना शुरू हो जाता है तो ये साथ में आपकी रिवीजन जो अदर चैप्टर्स है या फिर अदर जो टॉपिक्स और पॉइंट है वो रिवाइज होना स्टार्ट हो जाता है। बाबर ने मुग़ल एम्पायर की जो फाउंडेशन है वो रखी, फिर अकबर ने इसे अपने चरम स्तर पर होता है या फिर बहुत तरक्की उस टाइम पीरियड में वो कर लेता है। और लेकिन औरंगज़ेब का जब टाइम पीरियड आता है, जो लास्ट जो स्ट्रॉन्ग रूलर होता है मुग़ल एम्पायर का, वहाँ से हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं कि यहाँ से डिक्लाइन जो है मुग़ल एम्पायर का होना स्टार्ट हो जाता है। औरंगज़ेब के टाइम पीरियड से जो डिक्लाइन है वो देखने को मिलता है। अब जो हिस्टोरियंस हैं, कुछ हिस्टोरियंस बात करते हैं कि औरंगज़ेब की जो पॉलिसीज़ थी, रिलीजियस पॉलिसीज़ थी, जिसके बिहाफ पर जो मेजॉरिटी थी, मेजॉरिटी में कौन था? हिंदूज़ जो थे, उन्हें एक तरीके से औरंगज़ेब ने अपने पॉलिसीज़ के बिहाफ पर अलग थलग कर दिया था। और इन्हीं पॉलिसीज़ की वजह से जो मुग़ल एम्पायर है वो डिक्लाइन होना दिखना शुरू हो गया। क्योंकि देखिए, जब आप मेजॉरिटी को एक तरीके से अलग करेंगे और वो अलग थलग हो जाएंगे तो क्या होगा? एक जो आंदोलन खड़े होना शुरू हो जाएंगे और उन आंदोलन के बिहाफ पर वहाँ पर फिर जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो गड़बड़ा जाएगा। जो मिलिट्री है पूरी तरीके से उन्हें ही कंट्रोल करने में लगेगी और तो ये प्रॉब्लम्स यहाँ पर देखना शुरू हो जाएंगी। तो अब क्या हुआ कि जो रिलीजियस पॉलिसीज़ थी, एक तो उन्हें, दूसरा मिलिट्री कैंपेन्स जिस तरीके से औरंगज़ेब ने चलाई कि दक्षिण वाले भाग में, साउथ वाले पार्ट में, इंडिया के बीजापुर और गोलकुंडा वाला जो पार्ट था, उसमें औरंगज़ेब इतना ज़्यादा इन्वॉल्व रहे इन मिलिट्री कैंपेन्स में कि जितने भी रिसोर्सेज थे उन रिसोर्सेज को पूरी तरीके से इन मिलिट्री कैंपेन्स में लगा दिया गया। अब जब पूरी तरीके से आप किसी रिसोर्सेज को मिलिट्री कैंपेन्स में ही लगाते रहेंगे तो क्या होगा? डेवलपमेंट रुक जाएगा। ठीक है, इस तरीके से डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। आप याद करें कोल्ड वॉर का टाइम पीरियड था, तो यूएसएसआर पूरी तरीके से उसने अपने जो रिसोर्सेज थे वो मिलिट्री कैंपेन्स में लगा दिए और जो उसका मेन जो मोटिव होना चाहिए था डेवलपमेंट, उससे वो पूरी तरीके से भटक गया, जिसकी वजह से जो यूएसएसआर है उस यूएसएसआर का डिक्लाइन हो गया। तो यहाँ पर भी वो चीज़ हुई कि औरंगज़ेब ने उन्हें रिसोर्सेज मिल रहे थे, उन रिसोर्सेज को उन्होंने एलीट क्लास को देने के बजाय या फिर उन रिसोर्सेज को उन्हें सही तरह यूज़ करने के बजाय उन्होंने मिलिट्री कैंपेन्स में लगा दिया। बीजापुर, गोलकुंडा और मराठा में वो इतने ज़्यादा इन्वॉल्व रहे कि वो बाकी चीज़ों पर ध्यान नहीं दे पाए।
ठीक है। 1707 में जब औरंगज़ेब की डेथ हो जाती है, तो डेथ होने के बाद जो मिलिट्री जो आर्मी है वो दिन ब दिन कमज़ोर होती चली जाती है। उसमें किसी भी तरीके से न्यू इन्वेंशंस नहीं किए जाते हैं, उन्हें में ये कोशिश नहीं की जाती कि हाँ इसे फिर से स्ट्रॉन्ग बनाया जाए या फिर युद्ध के इसे काबिल बनाया जाए, वॉर के लिए इसे तैयार किया जाए। तो ये एक जो बहुत एक लंबे टाइम तक मिलिट्री जो है, मुग़ल आर्मी जो है वो कमज़ोर होती चली जाती है। और जो न्यू कमांडर्स हैं या फिर एक स्ट्रॉन्ग कमांडर्स हैं, उनकी कमी होती चली, ना ही स्ट्रॉन्ग कमांडर्स यहाँ पर रहते हैं, ना ही इसमें किसी भी तरीके से न्यू टेक्नोलॉजीज इंट्रोड्यूस करी जा रही हैं, ना ही किसी तरीके से मुग़ल आर्मी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए काम किया जा रहा है। तो इस वजह से जो मुग़ल आर्मी है दिन ब दिन कमज़ोर होती चली जाती है। अब ये बात कब खुलकर सामने आती है कि जब मराठा और मुग़ल एम्पायर या फिर औरंगज़ेब के बीच में एक तरीके से वॉर चल ही रही होती है, लेकिन जब औरंगज़ेब की मृत्यु हो जाती है, तो डेथ हो जाती है, तो जो मराठा एम्पायर है उसे एक और मौका मिल जाता है और वो दिल्ली पर आक्रमण करता है, और दिल्ली पर आक्रमण करने के बाद उसे तहस नहस करता है। लेकिन जब नादिर शाह का टाइम पीरियड आता है, नादिर शाह जब दिल्ली पर आक्रमण करते हैं 1738 से 39 में, तो ये बात बिल्कुल खुलकर सामने आ जाती है कि हाँ अब जो मुग़ल एम्पायर है वो इतना ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है कि उसे हराया जा सकता है। इसी तरीके से जो नादिर शाह है ये पर्शियन इन्वेजन है। नादिर शाह के टाइम पर नादिर शाह का जो आक्रमण था वो पर्शियन इन्वेजन था, और जो फर्स्ट अफ़गान इन्वेजन था वो 1748 में हुआ, जिसे कि रोक लिया गया। लेकिन उसके बाद 1756 से 1757 में अहमद शाह अब्दाली ने जब आक्रमण करा और मुगल्स ने मराठा से हेल्प मांगी, तो इनकी जो एक तरीके से मिक्स आर्मी भी थी वो भी अहमद शाह अब्दाली को नहीं रोक पाई, और यहाँ पर थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ, जिसमें कि मराठा को भी अहमद शाह अब्दाली हरा देते हैं। और यहाँ पर अहमद शाह अब्दाली दिल्ली पर पहले पंजाब पर आक्रमण करते हैं और उसके बाद दिल्ली पर भी आक्रमण करते हैं, और लेकिन वो यहाँ पर एक लंबे टाइम तक नहीं रह पाते, क्योंकि उन्हीं की जो मिलिट्री होती है वो रिवॉल्ट कर देती है, उन्हीं की मिलिट्री में एक तरीके से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है और उन्हें फिर से अफ़गान वापस लौटना पड़ता है। तो वो लंबे टाइम तक नहीं रहते। लेकिन इन सारी चीज़ों से ये बात बिल्कुल खुलकर सामने आ जाती है कि मुग़ल एम्पायर जो है अब वो इतना कमज़ोर हो चुका है कि वो बाहर फॉरेन इन्वेजन्स को भी, विदेशी आक्रमणों को भी रोकने के लिए अब कैपेबल नहीं है, अब वो असमर्थ है। तो जैन सरकार वो कम्प्लीटली पर्सनैलिटी क्राइसिस के बारे में बात करते हैं कि एक तो औरंगज़ेब की जो खुद की पॉलिसीज़ थी वो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक थी, और लेकिन उसके बाद भी जो औरंगज़ेब के बाद जो रूलर्स आए वो भी इन सारी चीज़ों को नहीं संभाल पाए। लेकिन टीजीपी जो स्पेयर हैं वो इस चीज़ का काउंटर करते हैं, या फिर वो इस चीज़ का काउंटर करते हैं और वो ये बात कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि इस टाइम पर एबल पर्सनालिटीज़ या स्टेटमेंट्स नहीं थे। यहाँ पर एबल पर्सनालिटीज़ थी, लेकिन वो सभी अपने सेल्फ इंटरेस्ट में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुके थे कि जब भी मुग़ल एम्पायर को या फिर स्टेट को ज़रूरत होती थी एक कैपेबल लीडर की या फिर कैपेबल कमांडर की, तो वो सब अपने ही सेल्फ इंटरेस्ट में लगे हुए होते थे। जिस तरीके से हम देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत के टाइम पीरियड में भी इब्राहिम लोदी का जब लास्ट रूलर इब्राहिम लोदी होते हैं, तो उस टाइम पीरियड में भी यही देखा जाता है कि सेल्फ इंटरेस्ट में ही जो अमीर थे वो इतने ज़्यादा इंटरेस्ट थे कि उन्होंने ही बाबर को इनवाइट करा, और बाबर को इनवाइट करने के बाद यहाँ पर दिल्ली सल्तनत की स्थापना, दिल्ली सल्तनत का डिक्लाइन होता है और मुग़ल एम्पायर इस्टेब्लिश होता है। तो यहाँ पर भी सारी चीज़ें देखने को मिल रही थी। जिस तरीके से जो सादत खान थे बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी थे मुग़ल एम्पायर के टाइम पीरियड में औरंगज़ेब के बाद, लेकिन उन्होंने ही नादिर शाह को इस दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए उकसाया। तो यही बात वो टीजीपी स्पेयर कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि जो कैपेबल पर्सनालिटीज़ थी वो यहाँ पर नहीं थी। सादत खां भी थे, सैयद भाई भी थे, निज़ामुल मुल्क भी थे, ठीक है, सफदर जंग थे, मुर्शीद कुली खान थे, लेकिन ये सभी अपने सेल्फ इंटरेस्ट में
में या अपनी रीजनल पावर्स बनाने में इतने ज़्यादा बिजी थे कि वो सेंट्रल पावर को जब इनकी ज़रूरत पड़ी तो वो कैपेबल नहीं हो पाए इन सारी चीज़ों के लिए। तो ये तो पर्सनालिटी क्राइसिस के बारे में हिस्टोरियंस के व्यूज़ हैं। अब बात करते हैं कि जिस तरीके से बात की जाती है मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, कि मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन में जब क्राइसिस आया, जो उसकी नींव थी, जो उसकी फाउंडेशन थी मुग़ल एम्पायर की, मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन, जब वही गड़बड़ा गई तो वहाँ पर प्रॉब्लम देखने को मिली और उसी की वजह से मुग़ल एम्पायर डिक्लाइन की तरफ गया। ठीक है, तो उसमें क्या था, इससे पहले थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि मुग़ल जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था, मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम क्या था, सबसे पहले ये चीज़ को समझने की ज़रूरत है। तो जिस तरीके से अकबर ने शुरुआत करी थी मनसबदारी सिस्टम की, ठीक है, सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की जब अकबर ने शुरुआत करी तो उसमें उन्होंने इंट्रोड्यूस किया मनसबदारी सिस्टम। मनसबदारी सिस्टम दो तरीके से डिवाइड था। ऐसा पेमेंट के लिए एक तो नकदी मनसब था, नकदी मनसब में कैश में पेमेंट की जाती थी, और जागीरदारी सिस्टम में, जागीरदार में क्या होता था कि जो पेमेंट है वो जागीर में यानी कि लैंड में की जाती थी, लैंड के रूप में की जाती थी। ठीक है, अब इस जागीर को जब दिया जाता था तो वो भी दो तरीके से होती थी, एक था तनख्वाह जागीर और दूसरी थी वतन जागीर। तनख्वाह जागीर वो जागीर होती थी जो कि ट्रांसफरेबल होती थी, जिसे ट्रांसफ़र किया जा सकता था, लेकिन वतन जागीर जो होती थी वो नॉन ट्रांसफरेबल होती थी। मोस्ट ऑफ द टाइम जो जागीरें थी वो ट्रांसफरेबल होती थी, लेकिन जो नॉन ट्रांसफरेबल जो जागीरें होती थी वो बड़े बड़े जो लीडर्स होते थे या फिर पावरफुल जो स्टेट में जो पर्सनालिटीज़ थी वो उनके पास होती, जैसे कि ज़मींदार्स होते थे, ठीक है, या फिर है ना पावरफुल किंग्स होते थे जिन्हें मुग़ल एम्पायर में मिला लिया गया था, लेकिन उन्हें ये बोला गया था कि आप अपने जो एरिया है उस एरिया में अब आप उस एरिया में काम कर सकते हैं, आप उस एरिया में जो एक तरीके से स्वतंत्र हैं। ठीक है, तो उन्हें नॉन ट्रांसफरेबल जागीर दी जाती थी कि आपसे ये जो जागीर है वो ली नहीं जाएगी। ठीक है, अब मनसबदारी को दो तरीके से मनसबदारी सिस्टम में दो वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट थे। वो वर्ड्स थे, एक था जात और एक था सवार। जात क्या होता था, एक पर्सनल रैंक होती थी कि इस मनसबदार की ये रैंक है तो वो जात कहलाएगा, और सवार जो वर्ड था वो सिंबल था नंबर ऑफ हॉर्समैन का, कि कितने उसे घुड़सवार रखने हैं, वो सवार से इंडिकेट किया जाता था। तो ये एक तरीके से पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, मनसबदारी सिस्टम। लेकिन जब इसी मनसबदारी सिस्टम में प्रॉब्लम्स देखने को मिली, जब इसी मनसबदारी सिस्टम में एक तरीके से डिस्टर्बेंस आई, तो वहीं से फिर जागीरदारी क्राइसिस भी निकला, वहीं से फिर मनसबदारी क्राइसिस भी निकला, एग्रीकल्चर क्राइसिस भी फिर यहीं से निकला। तो इस चीज़ को थोड़ा सा डिटेल में समझने की ज़रूरत है, ताकि आपको ये तीनों थ्योरी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक थ्योरी सतीश चंद्र ने दी है जागीरदारी क्राइसिस को, एग्रीकल्चर क्राइसिस इरफान हबीब ने थ्योरी दी है, ठीक है, तो ये तो आपको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आइए थोड़ा सा हम बात करते हैं इस थ्योरी की, जागीरदारी क्राइसिस की, जिसे सतीश चंद्र इंट्रोड्यूस करते हैं। तो जब जागीरदारी क्राइसिस को समझना है तो थोड़ा सा पहले हम टाइप ऑफ एरिस्टोक्रेट समझ लेते हैं। ठीक है, कि जो एक तरीके से जो ग्रुप्स थे किस तरीके से डिवाइड हो चुके थे। फर्स्टली जो पहला जो ग्रुप था वो तुरानी ग्रुप था। ठीक है, जो तुर्की से आए हुए जो इलीट क्लास के जो लोग थे तुरानी ग्रुप के, वो तुरानी ग्रुप में इंट्रोड्यूस हुए। ईरानी ग्रुप जो ईरान से आए हुए थे, और इंडियन ग्रुप्स में जो अफ़गान थे, शेखज़ादे थे, राजपूत थे या मराठे थे, वो इंडियन ग्रुप्स में थे। और जब औरंगज़ेब ने दक्कन को जीत लिया, औरंगज़ेब ने गोलकुंडा और बीजापुर को जीत लिया, तो एक और ग्रुप निकल कर आया जो कि दक्कनी ग्रुप कहलाया। ठीक है, अब इन चार ग्रुप्स में ही देखिए ये चार ग्रुप डिवाइड्स हो चुके थे, इनके अपने अपने लीडर्स थे, इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ थी। ठीक है, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या थी कि इतने सारे ग्रुप्स तो डिवाइड हो चुके हैं, लेकिन जागीर या फिर लैंड तो लिमिटेड है। ठीक है,
फर्स्ट प्रॉब्लम ये आई कि बहुत सारे लोग हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को जागीर दी जा रही है, लेकिन लैंड बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि जो लैंड दिए जा रहे थे वो ऐसा नहीं था इक्वली डिवाइड किए जा रहे थे, या फिर वहाँ पे इक्वालिटी थी उस डिवीजन में। यहाँ पर 8,000 अगर मनसबदार थे तो उसमें से 445 मनसबदारों के पास ही 61% यानी कि 61% लैंड सिर्फ उतने ही लोगों के पास था। यानी कि आप मान सकते हैं 8,000 में से 8,000 में से 455 लोगों के पास 61% जो लैंड है या फिर लैंड रिवेन्यू हुए सिर्फ वो लोग कलेक्ट कर रहे हैं, उनके पास इस चीज़ की पावर है। तो जाहिर सी बात है बाकी जो थोड़े से लोग बचे हैं और उनके पास बहुत थोड़े से रिसोर्सेज हैं, अब इन लोगों में ही कंपटीशन स्टार्ट हो गया, या फिर इन लोगों में जेलिसी, इन लोगों में ही जेलिसी, प्रॉब्लम्स, कंपटीशन, ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो गई। और यहीं पे जो दरबार है या फिर जो एम्पायर है उसी में गुटबंदी स्टार्ट हो गई। किसके लिए? कि कौन जो बादशाह है उसके ज़्यादा करीब जाता है और कौन जितनी जो पावर है वो पावर को कलेक्ट कर कर अपनी जो स्टेटस है वो बढ़ाता है। अब इसी के बिहाफ पर जागीरदारी क्राइसिस स्टार्ट होता है कि बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, और उस टाइम पीरियड में जब औरंगज़ेब की मृत्यु हो चुकी है और वहाँ पर एक तो कोई भी जो अब लैंड को नहीं बढ़ाया जा रहा है, ठीक है ना। अब इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वॉर्स नहीं हो रही है, अपने एरिया को नहीं बढ़ाया जा रहा है, एरिया बहुत लिमिटेड है, रिसोर्सेज जो आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड हैं। क्यों रिसोर्सेज आ रहे हैं वो लिमिटेड हैं? क्योंकि देखिए जो भी स्टेट्स हैं वो डिस्टर्ब स्टेट हैं। अब डिस्टर्ब स्टेट से किस तरीके से आप रिवेन्यू कलेक्ट करेंगे, और रिवेन्यू कलेक्ट करने के लिए सेंट्रल पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो जो भी लोग रिवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं उनके मन में कोई डर तो है नहीं, तो वो भी करप्ट होने वाले हैं। तो यहीं से कि जो आपके पास रिसोर्सेज हैं वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड हैं, और जो जागीरदार हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, तो यहीं से जागीरदारी क्राइसिस स्टार्ट होता है, जिससे कि सतीश चंद्र इंट्रोड्यूस करते हैं। और वो ये बात बोलते हैं कि जागीरदारी क्राइसिस की वजह से ही क्या होता है, जागीरदारी क्राइसिस की वजह से ही मुग़ल डिक्लाइन होता है। अब एक और जो थ्योरी है J.F. रिचर्ड्स जो लेकर आते हैं, वो ये बात बोलते हैं कि जो जागीरदारी क्राइसिस था वो कोई नेचुरल क्राइसिस नहीं था। हमेशा से जो जमा और हासिल है, मतलब कि जो एक रिवेन्यू आने वाला है जिसका अंदाज़ा लगाया जाता है उसे जमा कहा जाता है, ठीक है, और जो असल में रिवेन्यू आया है उसे हासिल कहा जाता है। तो इन दोनों में हमेशा से डिफरेंस रहता था। और J.F. रिचर्ड्स बोलते हैं कि जब औरंगज़ेब गोलकुंडा और बीजापुर को जीत लेते हैं तो उनके पास बहुत ज़्यादा लैंड वहाँ पर आता है, लेकिन उस लैंड को वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं, वो जागीरदारों में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं, बल्कि खालिसा में परिवर्तित कर देते हैं, खालिसा में ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब खालिसा क्या होता है? अब बात करते हैं कि जो खालिसा है वो खालिसा क्या होता है। खालिसा वो लैंड होता है जिसका जो रिवेन्यू है वो डायरेक्ट है, ठीक है ना। उसका रिवेन्यू जो जागीरदार है उनके पास नहीं जाता, वो सीधा के सीधा किंग के पास या फिर बादशाह के पास वो रिवेन्यू जाएगा। तो J.F. रिचर्ड्स बोलते हैं कि जब उनके पास गोलकुंडा और बीजापुर आया तो वो जागीरदारी क्राइसिस को एक तरीके से सॉल्व कर सकते थे, लेकिन औरंगज़ेब इस तरीके से पूरा जो उनका रिवेन्यू था गोलकुंडा और बीजापुर से जो उन्हें मिल रहा था, उन्होंने उसे खालिसा में ट्रांसफ़र कर वो भी रिवेन्यू मिलिट्री कैंपियंस में लगा दिया, और ये जो प्रॉब्लम थी वो ना ही सॉल्व हो पाई और इसी तरीके से बनी रही। इस वजह से J.F. रिचर्ड्स बोलते हैं कि ये प्रॉब्लम जो थी आर्टिफिशियल प्रॉब्लम थी, और वो किसी भी तरीके से नेचुरल प्रॉब्लम्स नहीं थी। औरंगज़ेब अगर इस चीज़ को चाहते तो इस चीज़ को सॉल्व कर सकते थे, लेकिन वहीं पे सतीश चंद्र इस बात को बोलते हैं कि दक्कन कभी भी जो एक फ़ायदे का सौदा नहीं रहा था मुग़ल एम्पायर के लिए। एग्रीकल्चर क्राइसिस के बारे में बात कर दे, अब थोड़ा सा एग्रीकल्चर क्राइसिस के बारे में बात करते हैं, जिसे कि इरफान हबीब इंट्रोड्यूस करते हैं। एग्रीकल्चर क्राइसिस भी बेसिकली मनसबदारी सिस्टम से ही निकला है, ठीक है। जागीरदार थे वो दो तरीके से
जो जागीरें थी वो दो तरीके की होती थी, ठीक है। पहली जागीर जो होती थी वो तनख्वाह जागीर होती थी जो कि ट्रांसफरेबल होती थी। अब जो ट्रांसफरेबल जागीर होती थी वो मेजॉरिटी में यही जागीर होती थी, मतलब कि ज़्यादातर यही जागीर होती थी। जो वतन जागीर होती थी, नॉन ट्रांसफरेबल जागीर होती थी, वो बहुत कम या लिमिटेड होती थी। अब क्या होता था कि जो जागीरदार हैं उन्हें बहुत जल्दी जल्दी ट्रांसफ़र किया जाता था, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह। अब एक इंसान जब एक जगह पर रह ही नहीं पाता था या फिर उसे ठीक तरीके से वहाँ पर काम करने का मौका नहीं मिल पाता था, तो ना ही वो ठीक तरीके से रेवेन्यू कलेक्ट कर पाता था वहाँ पर, ना ही ठीक तरीके से काम कर पाता था। आप ये मानिए कि अगर एक जो सरकार है उस सरकार को करीबन 6 महीने के लिए अपॉइंट किया जाए, तो वो सरकार क्या करेगी? वो सरकार ना तो डेवलपमेंट कर पाएगी किसी भी तरीके से, और डेवलपमेंट तो दूर, वो ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करेगी कि मुझे थोड़ा सा ही टाइम मिला है, मैं जितना यहाँ से करप्शन कर सकता हूँ या फिर मैं जितना यहाँ से लूट सकता हूँ मुझे वो लूट लेना चाहिए, ठीक है। तो यही होता था कि जब बहुत कम टाइम के लिए जागीरदार को उनकी जागीर मिलती थी तो वो एक तो डेवलपमेंट तो कर ही नहीं पाते थे, विकास तो कर ही नहीं पाते थे, बल्कि उसके उलट क्या चीज़ें होती थी कि करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था। वो इतना ज़्यादा रिवेन्यू किसानों पर लगा देते थे कि वो किसान उसे देने के लिए कैपेबल नहीं रहते थे, और वहीं पर जो एग्रीकल्चर क्राइसिस है वो क्राइसिस बढ़ना शुरू हो जाता था कि किसान उसे देने के लिए कैपेबल है नहीं, और रिवेन्यू वो लोग 4 गुना बढ़ाकर ले रहे हैं, रियल रिवेन्यू से बहुत ज़्यादा बढ़ाकर ले रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी अपना प्रॉफिट निकालना है, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अपना फ़ायदा निकालना है और डेवलपमेंट उन्हें करना नहीं है। तो इस वजह से क्या हुआ, किसी भी तरीके से एग्रीकल्चर डेवलपमेंट नहीं हो पाया। अब एग्रीकल्चर डेवलपमेंट नहीं हो पाया तो जो किसान हैं उन किसानों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया, उन किसानों ने जो सेंट्रल पावर है उन सेंट्रल पावर के खिलाफ खड़ा होना शुरू कर दिया, और इन्हीं सेंट्रल पावर को जो लीड करा, इन्हीं किसान के जो आंदोलन है, रिवॉल्ट है, उन्हें जिन्होंने उन्हें लीड करा वो थे ज़मींदार। क्योंकि यहाँ पर जो जागीरें थी वो जागीरदारों को दी जा रही थी, लेकिन जो पुराने छोटे मिडिल क्लास ज़मींदार थे, यहाँ पे जागीरें तो एक तरीके से इलीट ज़मींदारों को या फिर पावरफुल ज़मींदारों को दी जा रही थी, लेकिन जिस तरीके से हमेशा से काम करते हुए आ रहे थे जो मिडिल ज़मींदार थे, उनकी पावर बहुत एक तरीके से छीन ली गई थी, और उनकी जगह अब अपॉइंट कर दिया गया था इजारेदार को। अब इजारेदार कौन था कि जब बहुत कम टाइम पीरियड के लिए जब जागीर मिलती थी था या फिर इजारेदारी पर दे दिया जाता था कि और इजार की जो सबसे ज़्यादा इस लैंड की कीमत लगाएगा वही इसके पास उस चीज़ के लिए हक मिल जाएगा या फिर उस चीज़ के लिए राइट मिल जाएगा कि आप अच्छी तरीके से पैसे ले सकते हैं या फिर आप रिवेन्यू ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ही इजारेदारी जो सिस्टम है वो इजारेदारी सिस्टम स्टार्ट होता। अब ये थे एक तरीके से जो पुराने व्यूज़ थे, ठीक है। अब जो न्यू हिस्टोरियंस हैं वो किस तरीके से इस चीज़ को इंट्रोड्यूस करते हैं, आइए थोड़ा सा उस चीज़ को भी समझ लेते हैं, ठीक है। संशोधनवादी जो इतिहासकार हैं हिंदी में अगर बात करें, और रिविजनिस्ट जो न्यू व्यू है हिस्टोरियंस का, वो बात करते हैं कि हम क्यों बार बार जो सेंट्रिक व्यू है या फिर मुगल्स को ही एक सेंटर में रखकर जो इस टाइम पीरियड को हम सर्च करते हैं या फिर इस टाइम पीरियड की हम बात करते हैं, वो बात करते हैं जो न्यू हिस्टोरियंस है वो बात करते हैं कि हमें बात करनी चाहिए किस तरीके से जो न्यू ग्रुप्स थे या फिर न्यू रीजनल पावर्स थी वो इमर्ज हो रही थी, और जो न्यू पावर्स थी, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जो पावर्स थी वो इमर्ज हो रही थी, और उसकी वजह से जो डेवलपमेंट हो रहा था उस डेवलपमेंट की बात करनी चाहिए। वो इस चीज़ को बिल्कुल पूरी तरीके से नकार देते हैं कि मुग़ल एम्पायर के बाद जो है एक डार्क फेस आया। वो कहते हैं डार्क फेस नहीं था, माना कि सेंट्रल पावर जो थी वो एक तरीके से विघटित हो रही थी या टूट रही थी, लेकिन अलग अलग जो जगह था वहाँ पर तो डेवलपमेंट मिल रहा था ना। सरप्लस जो रिसोर्सेज थे वो रिसोर्सेज अभी भी हो रहे थे, वो बात अलग है कि जो सेंट्रल पावर है उस चीज़ को कलेक्ट करने में कैपेबल नहीं थी, लेकिन सरप्लस रिसोर्सेज तो हो रहे थे। और बी डी चंद्रोपाध्याय
उन सरप्लस रिसोर्सेज का एग्जांपल देते हैं कि जो मुरादाबाद है, बरेली है, अवध है, बनारस है, बंगाल है, ये सभी एरिया सरप्लस वाले एरिया थे। वो बात अलग है कि जो ये एरिया जो है यहाँ से जो सेंट्रल पावर है रिसोर्सेज लेने में या फिर उस रिसोर्सेज का सही यूज़ करने पर कैपेबल नहीं हो रही थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पर किसी भी तरीके से डेवलपमेंट नहीं हो रही थी। तो ये जो न्यू हिस्टोरियंस हैं वो इस चीज़ को बिल्कुल नकार देते हैं कि आप सेंट्रिक व्यू के बिहाव पर ही यहाँ पर हिस्ट्री को देखें। वो कहते हैं कि आपको जो डेवलपमेंट हो रहा था उस डेवलपमेंट को भी बारीकी से रिसर्च करना चाहिए। जैसे कि सी ए बेली है, सी ए बेली इस बात को बोलते हैं कि पोर्टफोलियो कैपिटल भी देखने को मिलता है, यानी कि जो कॉर्पोरेट ग्रुप्स और सोशल क्लास थी वो पूरी तरीके से अपने जो राइट्स थे या अपनी पावर्स थी वो पूरी तरीके से इंजॉय कर रही थी। जैसे कि वो एग्जांपल देते हैं दक्कन का। दक्कन में वो बात करते हैं, दक्कन की जब वो बात करते हैं तो वो कहते हैं कि दक्कन में वतन वाला कॉन्सेप्ट था। ठीक है, वतन वाला कॉन्सेप्ट का मतलब है कि आपको जो राइट्स मिल रहे हैं या फिर आपके जो पावर हैं वो आपकी पावर्स आपको अपने पैदा होने के साथ मिली है और वो आपसे कोई भी नहीं छीन सकता, यानी कि आप यहाँ तक कि सेंट्रल पावर भी है वो नहीं छीन सकती। तो सी ए बेली इसी पावरफुल जो पर्सनालिटी है या फिर इसी पावर का बात करते हैं कि इसी पावर के बिहाफ पर जो न्यू ग्रुप्स हैं वो इमर्ज हो रहे थे और इन्हीं न्यू ग्रुप्स को जब सेंट्रल पावर जो है वो रोकने में कैपेबल नहीं रही, ठीक है, वो रोकने में असफल रही, तो यहाँ पर मुगल डिक्लाइन हुआ। ठीक है, आगे वहीं आंद्रे विंक जो हैं वो बात करते हैं बैलेंसिंग सिस्टम की, कि जो मुग़ल एम्पायर है वो पूरी तरीके से डिपेंडेंट था किसके चीज़ पे डिपेंडेंट था, बैलेंस पर डिपेंडेंट था कि रीजनल पावर्स यहाँ पर काम कर रही थी और वहाँ पर सेंट्रल पावर भी यहाँ पर काम कर रही थी। ठीक है, अब जो मुग़ल एम्पायर था वो इन दोनों को साथ लेकर चलता था। ऐसा नहीं है कि 1707 के बाद ही जो रीजनल पावर्स हैं उन्होंने आज़ाद होने की कोशिश करी थी। ये जो चांसेस थे वो हमेशा से चांसेस मौजूद थे, लेकिन 1707 के बाद जब जो पावर है वो इतनी कमज़ोर हो गई कि वो कैपेबल ही नहीं रही इस चीज़ को कंट्रोल करने में, तो उस सिचुएशन में यहाँ पर डिक्लाइन हुआ। तो आंद्रे विंक बैलेंसिंग सिस्टम वाली जो थ्योरी है उसे इंट्रोड्यूस करते हैं। तो ये जो फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट यूनिट था यहाँ तक था। सेकंड यूनिट नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि किस चीज़ को कहाँ पर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, कहाँ पर चीज़ें आपको समझ में नहीं आई या फिर आपको और ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत है, तो वहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में काम किया जाएगा। और थोड़ा सा इस चीज़ में भी आप थोड़ा सा बताएं कि इसी तरीके से जो नोट्स हैं नोट्स के साथ डिस्कस करना ज़्यादा बेनिफिशियल है या फिर वाइट बोर्ड पर स्टडी करना ज़्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, ये इंग्लिश के आपके नोट्स थे। आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर नोट्स और रीडिंग्स जो हैं वो अपलोड कर दी जाएंगी। ये हिंदी में थोड़े से नोट्स हैं, आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, वो थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में ये नोट्स लिखे गए हैं और इंग्लिश के जो नोट्स हैं वो थोड़ा डिफरेंट तरीके से लिखे गए हैं, तो यहाँ पे थोड़े से डिफरेंसेस हैं। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ये जो नेक्स्ट सीरीज़ है, और प्लीज़ हमें बताएं कि आपको इस कंप्लीट सीरीज़ की ज़रूरत है या नहीं और ये कंटिन्यू करनी है या नहीं। थैंक यू सो मच।